गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज ईएमआई की नेक्स्ट क्लास, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन। अब खुद सुनो, टॉपिक से पता चल रहा है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ का मतलब अपने आप, अपने आप क्या? इंडक्शन। अपने आप इंडक्शन का मतलब होता है कोई मूवमेंट नहीं चाहिए यहां पर। अभी तक हमने जितने फैक्टर देखे थे, फील्ड चेंज हो रहा था, एरिया चेंज हो रहा था, एंगल चेंज हो रहा था, सब में कोई ना कोई मूवमेंट था। कहीं कॉइल घूम रहा था, कहीं कॉइल चल रहा था, कहीं रॉड घूम रहा था, कहीं रॉड चल रहा था, मतलब देयर वाज सम मूवमेंट। बट यहां पे कोई मूवमेंट, बिना मूवमेंट के ही इंडक्शन होगा। देयर इज नो एनी मूवमेंट। बोलो ये कैसे होगा? कहा यह जाता है कि अगर मान लो कोई भी कॉइल है, कोई भी कॉइल है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सोचो जब करंट वेरिएबल होगा तो करंट के कारण ही तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो करंट वेरिएबल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल हो जाएगी ऑब्वियसली। और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा तो ऑब्वियसली बात है फ्लक्स भी वेरिएबल हो जाएगा। और फ्लक्स वेरिएबल होगा तो इंड्यूस ईएमएफ अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा, अपने आप इंडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट की जरूरत नहीं है, किसी को चलाने की जरूरत नहीं है। बस एक बार करंट वेरिएबल हो जाए अपने आप इंडक्शन शुरू हो जाएगा उसमें। और वो जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो इस तरह आएगा, इस तरह अपना पोलैरिटी डेवलप करेगा, इस तरह ये अपने आप को प्रेजेंट करेगा कि वो इस वेरिएशन का अपोज करे, इस वेरिएबल के अपोज करे। अब जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो इस तरह अपनी पोलैरिटी डेवलप करेगा कि इस करंट में जो वेरिएबल वेरिएशन हो रहा है उसके वेरिएशन का अपोज करे। इसमें जो भी वेरिएशन है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कराए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब वेरिएबल में अगर ये करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा विल डेवलप, विल प्रोड्यूस जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा इंड्यूस ईएमएफ कॉमा इंड्यूस करंट will produce to oppose the change of यानी इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जो भी आएगा वो इस तरह आएगा कि इस इंक्रीज को, जो करंट इंक्रीज हो रहा था उसके चेंज का अपोज करे। ये तो होता है लेंज लॉ में। लेकिन अगर सेल्फ इंडक्शन में अगर ये करंट इंक्रीजिंग की बजाय डिक्रीजिंग है, ये करंट जो है, जो वेरिएबल करंट है, जो सेल्फ इंडक्शन में करंट के वेरिएशन से इंडक्शन हो रहा है, अगर वो करंट डिक्रीजिंग है, वेरिएबल में डिक्रीजिंग है, तब सुनो क्या है, तब उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ अपनी पोलैरिटी इस तरह डेवलप करेगा, इंड्यूस करंट इस तरह डेवलप होगा, विल यहां पे सपोर्ट करेगा, अपोज नहीं करेगा, क्योंकि करंट तो ऑलरेडी डिक्रीजिंग है। और इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट भी तो ही चाहता है कि फ्लक्स का चेंज, जिसके कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है, कि फ्लक्स चेंज किस रीजन से हो रहा है? करंट की वेरिएशन से। तो जब करंट डिक्रीजिंग है तो फ्लक्स ऑलरेडी डिक्रीजिंग है, यहाँ पे करंट इंक्रीजिंग था तो फ्लक्स भी इंक्रीजिंग होगा। और इंड्यूस ईएमएफ तो चाहता है, इंड्यूस करंट भी चाहता है कि फ्लक्स के इंक्रीज को खत्म किया जाए, फ्लक्स को डिक्रीज कराया जाए, तो यहाँ पे अपोज करेगा। लेकिन जिस केस में, जिस सेल्फ इंडक्शन में करंट डिक्रीज करेगा, करंट विल डिक्रीज, करंट कम होगा, तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ इस तरह डेवलप होगा, ऐसे अपनी पोलैरिटी लाएगा, क्योंकि जब करंट डिक्रीज होगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। देखो यहां रिलेटेड है सब। तो यहां पे वो इस तरह इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट आएगा जो सपोर्ट करेगा किसको? द डिक्रीज ऑफ, इस करंट के डिक्रीज का सपोर्ट करेगा। ये कॉन्सेप्ट है। सेल्फ इंडक्शन में देयर इज नो मूवमेंट, बस करंट वेरिएबल होगा, इंडक्शन हो जाएगा, अपने आप इंडक्शन हो जाएगा, कोई किसी को घुमाने टहलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट वेरिएबल होगा किसी भी कॉइल में तो वहां पे फील्ड उसकी अपने आप वेरी होगी, क्योंकि करंट से रिलेटेड फील्ड होती है। जब करंट वेरिएबल हो जाएगा बेटा
तो फील्ड भी वेरिएबल हो जाएगी, फील्ड वेरिएबल होगा तो उसका फ्लक्स भी वेरिएबल होगा, फ्लक्स वेरिएबल होगा तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। अब ये इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा तो इंड्यूस करंट आएगा। अब जो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आएगा, अब वो क्या करेगा कि अगर ये करंट वेरिएबल में इंक्रीजिंग है तो वहां पे फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, तो वो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट ये चाहेगा कि उस वेरिएशन ऑफ करंट को रोका जाए, फ्लक्स के इंक्रीज को रोका जाए, यानी जो इंड्यूस करंट आएगा वो इस करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अगर सोचो कि करंट जो वेरिएबल है वो डिक्रीज कर रहा हो, करंट तो चेंज ये भी हो रहा है तो वहां भी फ्लक्स चेंज होगा डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट तो इंड्यूस में तो चाहता ही है कि फ्लक्स डिक्रीज हो, फ्लक्स का चेंज खत्म हो, तो ऑलरेडी डिक्रीज हो ही रहा है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा वो इस तरह डेवलप होगा, वो ऐसी पोलैरिटी लाएगा कि यहां पर भी जो इंड्यूस करंट हो वो क्या करे, इस चेंज का सपोर्ट करे, अपोज नहीं करे, यहां सपोर्ट करे। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन का एक कॉन्सेप्ट। तो अब आपने जब देख लिया इतना सेल्फ इंडक्शन का ये कॉन्सेप्ट, तो अब इस कॉन्सेप्ट के बाद ध्यान से देखना बेटा, अब मैं आपको बताऊंगा कि मान लो करंट वेरिएबल है, तो एक एग्जांपल सुनो। मान लो कि लेट एट करंट वेरिएबल है किसी भी कॉइल में, तो मान लो लेट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे द करंट इन कॉइल इज आई। जब करंट वेरिएबल है तो ये मान लो किसी भी टाइम, एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इज आई। जब वेरिएबल है तो कुछ ना कुछ करंट मान लो अभी आई है, तो जितना जिस हिसाब से जिस रेट से इसमें करंट चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग का फ्लक्स चेंज होगा। अभी तो बताया भाई, करंट जितना चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही चेंज होगी, क्योंकि करंट से ही बनता है मैग्नेटिक फील्ड, और फ्लक्स भी जानते हो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे। तो दोनों को देखो तो मिला नहीं, मिल गया ना कॉन्सेप्ट की, पाई प्रोपोर्शनल टू आई। इट मीन सेल्फ इंडक्शन में जैसे जैसे करंट वेरी होगा वैसे वैसे ही फ्लक्स चेंज होगा। क्यों? क्योंकि करंट डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट पे, और फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। मिलाओ देखो रिलेशन बन। इस मेरे कहने का मतलब है सेल्फ इंडक्शन में जब कॉइल में करंट वेरिएबल होता है तो फ्लक्स भी अपने आप उसी रेट से वेरी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फाई और आई के बीच ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ ऐसे। अब जब हटाते हैं दो रिलेशन को फिजिक्स में तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसे हम एल कहते हैं। एक नया फॉर्मूला आ गया फाई निकालने का, एल आई, और इस एल को हम कहते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, दिस एल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी यूनिट होती है हेनरी, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया हेनरी, शॉर्ट में इसे हम एच से इंडिकेट करते हैं। तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो पूरे चैप्टर में, बी ए कॉस थीटा, तो पढ़ते ही आ रहे हो आप। लेकिन एक फॉर्मूला अभी आपने और पढ़ा कि अगर सेल्फ इंडक्शन हो, यहां तो फ्लक्स का ये फॉर्मूला था, एक और क्या फॉर्मूला पढ़ा कि अगर किसी भी कॉइल में करंट चेंज हो रहा हो और उसके चेंज से जो इंडक्शन होगा तो वहां पे जो फ्लक्स लेंगे करंट के अकॉर्डिंग। अगर करंट वेरिएबल है, करंट देकर फ्लक्स निकाला है कि करंट इतना है तो अभी बताओ फ्लक्स कितना है, अब करंट इतना हो गया तो अब बताओ फ्लक्स कितना है, तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा। तो ये भी फॉर्मूला फ्लक्स का है, वो भी फॉर्मूला फ्लक्स का है। वहां तो फील्ड एरिया एंगल चाहिए, यहां सिर्फ आपको करंट चाहिए। ये कब यूज करेंगे? जब करंट के अकॉर्डिंग फ्लक्स पूछेगा, याद रखना, पाइस्कल टू एल आई। उस केस में आपको एक कांस्टेंट चाहिए जिसे हम एल कहते हैं, और एल का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी यूनिट होती है हेनरी एच। तो दोनों फॉर्मूले फ्लक्स के हैं। ये कब? जब सेल्फ इंडक्टेंस होगा। सेल्फ इंडक्टेंस कब होगा बेटा? जब करंट के अकॉर्डिंग फ्लक्स चेंज होगा, कोई मूवमेंट वहां पे नहीं होगा। अब जब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स वेरिएबल, जब करंट वेरिएबल होगा तो फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ निकालने कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला आप जानते हो, लेंज लॉ ने क्या बताया था, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अब यहां पे क्या रख दोगे? माइनस ऑफ डी फाई के जगह पे आप क्या रख दोगे? एल आई बाई डी टी। एल बाहर आ गया बेटा, तो आ गया माइनस एल डी आई बाई डी टी। यस यस यस,
तो एक नया फॉर्मूला आपने इंड्यूस ईएमएफ का देख लिया, माइनस एल डी आई चेंज ऑफ करंट बाई डी टी। यस यस, तो बोलोगे सर आपने इंड्यूस ईएमएफ के तो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाए थे, कॉइल घूमे तो बीवी, कॉइल घूमे तो अलग फॉर्मूला, चले तो अलग फॉर्मूला, रॉड घूमे तो अलग फॉर्मूला, रॉड चले तो अलग फॉर्मूला। वो सब मोशन हो रहा था तब इंडक्शन हो रहा था, लेकिन जब सेल्फ इंडक्टेंस होगा वहां इंड्यूस ईएमएफ का ये फॉर्मूला चलेगा। सेल्फ इंडक्शन का मतलब समझते हो, सिर्फ करंट वेरिएबल होगा, इंडक्शन हो जाएगा। करंट के वेरिएशन से इंडक्शन हो रहा है, पता है, तो करंट वेरी करेगा तो फील्ड वेरी करेगी, फील्ड वेरी करेगा तो फ्लक्स वेरी करेगा, फ्लक्स वेरी करेगा तो इंडक्शन होगा। वहां पे फ्लक्स सिर्फ आई पे डिपेंड करता है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो फील्ड पे ही है, बट यहाँ पे इनडायरेक्टली आई पे डिपेंड कर रहा है। यानी सेल्फ इंडक्शन में आई के अकॉर्डिंग फ्लक्स चेंज होता है, करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, कोई मूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो उस केस में फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है फाई इक्वल टू एल आई। किस केस में? जब करंट देकर करंट के अकॉर्डिंग फ्लक्स पूछेगा, अभी इतना करंट तो फ्लक्स कितना, अभी इतना करंट तो फ्लक्स कितना। और उस केस में इंड्यूस ईएमएफ अगर पूछ दिया, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी डेवलप होगा, तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला है डायरेक्ट माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये कब यूज करेंगे इंड्यूस ईएमएफ? कब पूछेगा? जब किसी भी कॉइल का ये कांस्टेंट दे देगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे देगा। ये सब है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब अपने आप, जब कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ करंट वेरिएबल होना चाहिए, बस अपने आप इंडक्शन शुरू हो जाएगा। और वो क्या करेगा? करंट के वेरिएशन का अपोज करेगा, अभी बताया। तो ये फॉर्मूले हम यूज करते हैं सेल्फ इंडक्शन, ये वाला फ्लक्स के लिए और वो वाला इंड्यूस ईएमएफ के लिए, याद रखना। अब जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, बहुत छोटा सा। अभी मैंने आपको 2 मिनट में पहले क्या पढ़ाया कि ये करंट है और ये फ्लक्स है। सेल्फ इंडक्टेंस में ग्राफ ऐसे बनता है। तो मान लो 2 कॉइल है, एक कॉइल ए है और एक कॉइल बी है। 2 कॉइल है, एक कॉइल ए है और एक कॉइल बी है। 2 कॉइल के लिए फ्लक्स और करंट के बीच ग्राफ दे रखा है। 2 कॉइल के लिए एक करंट है और एक फ्लक्स। अब इसने पूछा कि दोनों कॉइल में बताओ, ए और बी दोनों कॉइल हैं, आप बताओ किसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा। बहुत सिंपल है, कभी भी ग्राफ का सवाल आता है तो आपको पता है हम स्लोप से करते हैं। स्लोप होता क्या है? सिंपल y बाई एक्स। आपने पढ़ा है स्लोप निकालने का फॉर्मूला y बाई एक्स। y पे यहाँ पे क्या है? फाई है, और x पे यहाँ पे क्या है? i है। बिल्कुल सही बात है, फाई और i। अब फाई बाई आई क्या हो जाता है? अभी मैंने पढ़ाया, एल हो जाता है। आई इक्वल टू एल आई, फाई बाई आई एल, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। यानी यहाँ पे जो स्लोप है वो तुम्हारा इस ग्राफ में जो भी स्लोप निकलेगा वो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस देगा। अब आ जाओ स्लोप का दूसरा फॉर्मूला। स्लोप का एक और फॉर्मूला था, हमने पढ़ाया था आपको, tan थीटा। इस फॉर्मूले से आओगे तो साफ दिख रहा है कि किसका थीटा ज्यादा है? बी का ज्यादा है। तो यहाँ tan अगर थीटा के थ्रू देखेंगे तो साफ दिख रहा है कि सर स्लोप ना बी वाले का ज्यादा है, किससे? ए वाले से। और सर स्लोप क्या दे रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किसका ज्यादा है सर? बी का ज्यादा है, किससे? ए से। और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये तो कॉइल पे हर कॉइल का अपना अपना कांस्टेंट होता है, जिसका ये कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें ज्यादा इंडक्शन होगा, उसमें ज्यादा इंडक्शन होगा, उसमें ज्यादा इंड्यूस करंट बनेगा, उसमें ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो बोलोगे सर सो कॉइल बी विल हैव मोर सेल्फ इंडक्शन। यही पूछा कि बताइए, इस ग्राफ को देखकर बताइए कि कौन से कॉइल में ज्यादा सेल्फ इंडक्शन होगा, किसमें ज्यादा इंडक्शन होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट बनेगा। ग्राफ के सवाल में पहले ये पता करते हैं स्लोप देगा क्या। स्लोप ज्यादा कम किसका एंगल से पता चलेगा, इसके बाद स्लोप ज्यादा कम के हिसाब से रिलेशन आ जाए। क्लियर? अब बच्चे अब देखो ध्यान से, अब मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं सेल्फ इंडक्शन में, ये मैं पढ़ाने जा रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी वही एल, जिसे आप एल कह रहे हो ना, एल ऑफ अ सोलेनॉइड। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड।
एक सोलेनोइड का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सोलेनोइड का, सुनना अच्छे से सुन। सबसे पहले सोलेनोइड क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया था कि सोलेनोइड में क्या होता है कि बहुत सारे टर्न्स होते हैं और वो हेलिकल फॉर्म में निपटे होते हैं। अब जब सेल्फ इंडक्टेंस कब होता है आपको पता है, जब उसमें फ्लो होने वाला करंट वेरिएबल हो। तो मान लो इसमें करंट वेरिएबल है, अब मान लो एट एनी टाइम एट एनी इंस्टेंट जब वेरिएबल है तो उस समय किसी भी, जब वेरिएबल है तो मान लो एट एनी टाइम करंट आई, फिक्स नहीं है तो चेंज होगा, मान लो एट एनी टाइम करंट इज आई। तो जब आप आई मान लोगे और सेल्फ इंडक्टेंस जब करंट वेरिएबल है, ये आई वेरिएबल है बेटा, साफ में बोल रहा हूं ये आई वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। तो जैसे करंट वेरिएबल होगा तो पहले तो बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, पहले वो वाला फॉर्मूला बताओ जो हमने पहले से पढ़ाया था, वो शुरू से स्टार्टिंग से बेसिक फॉर्मूला था फ्लक्स का जो हमने पढ़ाया था, बी ए कॉस थीटा, वो वाला बेसिक वाला। तो उस हिसाब से फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन बी ए कॉस थीटा। बोलोगे एन क्यों जोड़ दिया आपने अपनी मर्जी से, इसलिए कि यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे टर्म्स हैं। और थीटा जीरो क्यों लिया, क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो प्लेन के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और जहां फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वहां एंगल उल्टा लेते हैं, क्योंकि फ्लक्स में एंगल प्लेन के साथ नहीं, प्लेन के नॉर्मल के साथ लेते हैं। फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर और नॉर्मल भी जो होगा वो ऐसे ही जाएगा, नॉर्मल भी होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो आपस में कितना एंगल बना रहा है बताओ, 0 डिग्री नहीं बना रहा है। क्योंकि फ्लक्स एक ऐसी चीज है जहां एंगल प्लेन के साथ नहीं, प्लेन के नॉर्मल के साथ लेते हैं। और सोलेनोइड की फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होती है और एंगल भी फील्ड का प्लेन के परपेंडिकुलर के ही साथ लेना है, तो दोनों तो 0 डिग्री पे आ गए। डायरेक्ट याद रखा करो, सोलेनोइड में थीटा उस फॉर्मूले में लोगे तो 0 होगा। चलो तो कितना आ गया बेटा, एनबीए आ गया। फिर हमने पढ़ाया था सोलेनोइड की वीडियो देखना चैप्टर 4 में, प्लेलिस्ट में जाकर सोलेनोइड एक बार देख लेना। हमने सोलेनोइड के केस में सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी दिया था वहां पर, म्यू नॉट एन आई। तो हमने दिया था सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो क्या हो गया, म्यू नॉट, स्मॉल एन को क्या लिख देते हैं, स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू कितना आई। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू एन आई, जाके देखना प्लेलिस्ट 4 चैप्टर की। स्मॉल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अब क्या करें बेटा, अब हम क्या करें, अब हम करेंगे एन लिख दिया, ये जो बी है ना बी, इस बी के यहाँ पे ये पूरी वैल्यू रख दो सोलेनोइड की फील्ड का, तो कितना हो गया म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई और इंटू ए फॉर एरिया, ऑब्वियसली बिल्कुल। अब क्या करें, अब लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया आपका, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रैकेट खोल देते हैं बहुत सारे लोग, तो क्या बन गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई एल, और बहुत सारे लोग एरिया को भी खोल देते हैं पाई आर स्क्वायर, ये भी लिख देते हैं लोग बहुत सारे। आर क्या है, वही एरिया किसका, क्वाइल का ना, तो आर क्या है उसका रेडियस, एरिया को भी खोल देते हैं पाई आर स्क्वायर में। ये हो गया फ्लक्स, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। और अभी 2 मिनट पहले मैंने क्या पढ़ाया बेटा, ये तो आपने फ्लक्स का पहला इक्वेशन बना दिया। और अभी 2 मिनट पहले मैंने क्या पढ़ाया बच्चे, कि जब करंट वेरिएबल होगा, तो अभी मैंने पढ़ाया ना, एक स्पेशल फॉर्मूला दिया ना मैंने फ्लक्स का, क्या दिया, एल इंटू आई दिया ना, अभी पढ़ाया ना मैंने। जब सेल्फ इंडक्टेंस होता है तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी होता है, एल आई, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब जहां करंट वेरिएबल हो वहां इंडक्शन हो अपने आप हो, बिना कोई मूवमेंट के, वही तो है सेल्फ इंडक्शन। ये तो फॉर्मूला फ्लक्स का हमने पुराने बेसिक फॉर्मूले से लिखा, और ये फॉर्मूला स्पेशल जो बनाया है, करंट वेरिएबल होता है तब, दोनों फॉर्मूला तो फ्लक्स का ही है। आप क्या करोगे, दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर दो और इसको कर दो इक्वेट। बोलोगे हाँ सर इक्वेट कर देते हैं, जब हम इक्वेट कर देंगे बेटा, यहां लिख देते हैं, जब हम इक्वेट कर देंगे दोनों फॉर्मूले को, इसको, तो क्या हो गया एल आई, उधर क्या आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। ये एल में फर्क है, ये एल है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और ये एल लेंथ है, अलग है, ध्यान रखना। अब यहां से आई आई क्या हो गया, कैंसिल। अब आ गया फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड।
यानी अगर सोलेनॉइड में करंट वेरिएबल होगा तो वहां पे सेल्फ, किसी भी कॉइल में करंट वेरिएबल होता है तो सेल्फ इंडक्शन होता है, ये भी तो कॉइल ही है, पर सोलेनॉइड में बहुत सारे कॉइल होते हैं। तो वहां पे बोलेगा कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बताओ किसका, सोलेनॉइड। डिराइव करने को आ सकता है, आता है, म्यू नॉट वही कांस्टेंट जो होता है, एन स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर रेडियस में ले लिया, और एल उसकी लंबाई। पेपर में कुछ नहीं किया मैंने, एक फ्लक्स का पुराना फॉर्मूला ले लिया और एक फ्लक्स का नया फॉर्मूला ले लिया। ये तो कॉमन फॉर्मूला है, हर जगह लगता है, फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला है, और एक स्पेशल फॉर्मूला जब करंट वेरिएबल हो तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला मैंने बनाया दोनों से, और उसमें सोलेनॉइड की फील्ड लिखकर, सोलेनॉइड की फील्ड आकर यूज कर लिया। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन बनाकर इसको इक्वेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। आई थिंक सो क्लियर हो गया। अब बच्चे जब आपने ये देख लिया है तो अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कराऊं, तो मान लो एग्जांपल ये है, फॉर अ कॉइल, एक कॉइल के लिए एल की वैल्यू गिवन है 10 द पावर -2 हेनरी। फिर वही बात, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस समझते हो ना, ये रखा है H फॉर हेनरी, इट इज गिवन। फिर उसने क्या बोला बेटा, उस कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम। फिर उसने क्या बोला कि उसमें स्टार्टिंग में करंट फ्लो कर रहा था 10 एम्पियर का, कुछ देर के बाद उसमें करंट हो गया 6 एम्पियर का, करंट चेंज हो गया। ये चेंज हुआ, चेंज में कितना टाइम लगा वो भी दे रखा है, 10 द पावर -1 सेकेंड। इट इज गिवन, इट इज गिवन। तो पूछा है फाइंड इंड्यूस ईएमएफ, फाइंड इंड्यूस करंट। बोलोगे सर बस इतनी सी बात है, मैंने कहा इतनी सी बात है भाई, तो बोलोगे सर सबसे पहले आपको मैं बताऊं, मैंने कहा बताओ चेंज ऑफ करंट कितना हुआ पहले ये बता दो। तो बोलोगे सर बहुत सिंपल है सर, फाइनल माइनस इनिशियल, ये रहा चेंज ऑफ करंट। तो कितना हो गया सर, 6 - 10 -4 एम्पियर, ये तो हो गया सर चेंज ऑफ करंट। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। बोलो सर फिर निकाल दो, अब क्या है सर, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आपने तो पढ़ा ही रखा है, जब कॉइल में करंट वेरिएबल हो, सेल्फ इंडक्शन हो, तो आपने फॉर्मूला बनाया ना भी स्पेशल, मैंने हाँ बनाया तो था। क्या फॉर्मूला बनाया था मैंने, -LdI/dt। एल के यहाँ पे क्या रखोगे, 10 द पावर -2, DI के यहाँ पे क्या रखोगे, -4। कितना करंट कितने टाइम में हुआ है, 10 द पावर -1। हो गया आंसर, आ गया सर, माइनस माइनस पहले प्लस हो गया, ऊपर जाके 10 का पावर -1, 4/10, आंसर आ गया 0.4 वोल्ट। ये आ गया इंड्यूस, खत्म, सिंपल। फिर एक बार इंड्यूस में करंट भी निकाल दोगे सर, कौन सी बड़ी बात है, E/R ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दे रखा है सर 5 ओम, I = 0.4 बाई, ओ सॉरी ओम नहीं बेटा, एम्पियर। ये आ गया करंट, फिनिश। लेकिन किसी ने बोल दिया, मान लो इसी सवाल में कि मान लो करंट 10 एम्पियर हो रहा था फ्लो, देखो कैसे कैसे सवाल दे सकता है। अब उसने क्या कहा कि 10 एम्पियर फ्लो हो गया, फिर हमने इतने टाइम के बाद स्विच ऑफ कर दिया, सर्किट में की निकाल दिया, तो स्विच ऑफ अगर बोल दिया तो फाइनल करंट फिर तो आपको लेना पड़ेगा 0। सवाल वही होगा, बस फाइनल करंट 0 लेना पड़ेगा। तो ये 0 लोगे तो -10 आ जाएगा, बाकी आंसर वैसे ही होगा। ऐसे भी बोल सकता है कि करंट इतना फ्लो कर रहा था, फिर हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो इतने टाइम में कितना इंडक्शन हुआ, कितना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ, इतने टाइम के बाद हमने स्विच ऑफ कर दिया। तो स्विच ऑफ का मतलब फाइनल करंट मत ढूंढना वहां, तो फाइनल करंट 0 ही होगा। स्विच ऑफ बोल दे तो फाइनल करंट 0 ले लेंगे। फिर बोल सकता है इसमें कि हमने क्या किया, करंट इतना फ्लो कर रहा था, फिर हमने करंट रिवर्स कर दिया, रिवर्स। अब स्विच ऑफ नहीं बोलेगा, अब बोलेगा करंट को हमने, सुनो क्या बोलेगा, करंट को हमने रिवर्स कर दिया, रिवर्स ये बोलेगा, करंट को हमने रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स का मतलब ये होता है कि अगर करंट रिवर्स कर दोगे, अब इतने टाइम में कितना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा रिवर्स करने के बाद। तो बेटा रिवर्स करने के बाद तो बोलोगे रिवर्स कर दिया, हाँ, तो रिवर्स करने का मतलब फाइनल करंट इतना ही होगा, बस डायरेक्शन उलट जाएगी, यानी -10 एम्पियर।
देखो कैसे कैसे सवाल बनते हैं। बोलेगा स्विच ऑफ कर दिया तो फाइनल करंट 0 ले लेंगे, फिर बोलेगा करंट को रिवर्स कर दिया तो रिवर्स का मतलब इतना ही लेंगे, बस माइनस लगा देंगे। तो माइनस लगाने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोचो। अगर आप यहाँ माइनस लगा दोगे तो सोचो ना बेटा, यहाँ पे वैल्यू तो बदलेगी, सिर्फ क्या वैल्यू बदल जाएगी, सोचो ना यार, कितना 10 माइनस ऑफ -10, पूरा ही ले लेते हैं, इसको थोड़ा चेंज ही कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, फाइनल करंट -10 माइनस ऑफ 10 कितना आ गया बता सकते हो, -20 एम्पियर। बस यहां पे जो आप देख रहे हो 4, ये बन जाएगा 20। बाकी कर लेना उसी हिसाब से, बस करंट ही तो चेंज हुआ है और कुछ नहीं। तो कई तरह से सवाल देगा, कई तरह से क्वेश्चन देगा बेटा, कई तरह से क्वेश्चन दे सकता है, ये आपको पेपर में ध्यान रखना है। अगर उसने बोल दिया कि नहीं करंट ना इतना से इतना हो गया तो फाइनल करंट दे देगा, स्विच ऑफ हो गया तो फाइनल करंट 0 ले लेंगे, रिवर्स हो गया तो करंट को माइनस में ले लेंगे। बस आगे तो सॉल्व करना, अब तो सॉल्व ही करना आपका काम है, मैं कितना करूं, आप खुद से कर लिया करो यार। 10 पावर -2 डी कितना हो गया -20 अपॉन टाइम, कितने टाइम में हो रहा है 10 पावर आ जाएगा, तो आना है वो भी आंसर बदल जाएगा, ये भी आंसर बदल ही जाएगा। +20 हो गया -1, ये आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से 2 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ 2/5 आ जाएगा, बस वैल्यू बदल जाएगी सिर्फ। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं किस पे, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन पे आते हैं, सब चीज ध्यान रखना, इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब बच्चे फिर एक टॉपिक थोड़ा सा देख लो, सिर्फ फॉर्मूले की जरूरत है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन सोलेनॉइड। आपको पता है जिस तरह कैपेसिटर जो था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता था, तो कौन सी ऐसी मशीन है जो अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करेगी, तो बोलोगे सर जहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत बनता है वहां मैग्नेटिक एनर्जी खूब मिलेगी, और बहुत मैग्नेटिक फील्ड बनाने की मशीन का नाम है सोलेनॉइड, बहुत सारे टर्न्स होते हैं। तो सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, इसे हम एनर्जी को यू लिखते हैं, एनर्जी को हम बेटा यू लिखते हैं और नीचे एम लगा देंगे, तो मैग्नेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है ½ Li²। बस फॉर्मूले की जरूरत है, नो नीड टू डेरिवेशन, डेरिवेशन कोई सिलेबस में नहीं, राइट। ये फॉर्मूला होता है क्या, मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर होता है किसमें, सोलेनॉइड। एल तो जानते हो, वही सोलेनॉइड का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और आई इज द करंट। ये मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो मत भूलना प्लीज। और एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूं सोलेनॉइड के केस में ही, ये है मैग्नेटिक एनर्जी, ये भी है लेकिन ये पर यूनिट वॉल्यूम है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसे कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अगर बोला जाए सोलेनॉइड में कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई, क्योंकि वहां करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी वहां, तो ½ Li²। बट अगर मैं बोलूं कितनी मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर हुई, यानी कि सोलेनॉइड के यूनिट वॉल्यूम में, पूरा वॉल्यूम होगा ना सोलेनॉइड का, एक वॉल्यूम में, तो उसको मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। और आपको मैं फॉर्मूला बता दूं, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बता दूं, ये होता है सोलेनॉइड की फील्ड B²/2μ0। तो ये है मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और ये है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का। बी का मतलब समझते हो ना, बी का मतलब बता दो ना, सोलेनॉइड की फील्ड, बी का मतलब तो जानते हो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, क्योंकि सोलेनॉइड में स्टोर हो रहा है ना इसमें एनर्जी, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो स्टोर हो रही है, हम उसकी बात करें। अभी ये सब चीजों को नहीं भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपने टॉपिक देखा आज, ये हमने पढ़ाया सेल्फ इंडक्टेंस, छोटे छोटे टॉपिक बताए। अब इसमें अगले लेक्चर में हम बहुत जल्दी मिलेंगे बेटा नए टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो को देखना, कई बार, एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार देखना, नहीं आए तो फिर मुझे कमेंट करके बताना, मैं अगली वीडियो में रिपीट कर दूंगा। और वीडियो को लाइक करो प्लीज, शेयर भी करते रहो। अगर एग्जाम्स आ रहे हैं सभी के पास पहुंचनी चाहिए, सभी को फायदा होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।